नमस्कार साथियों। आज हम शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक कहानी सुनते हैं। कहानी है उस माटी की जिसकी गाथाएं आज भी युगों युगों तक सुनाई जा रही है और सुनाई जाती रहेगी। पुष्पावती एक महिला जो अपने साम्राज्य को अ, संकट में पाकर के गर्भवती होने के कारण वो वहां से भागती है और एक गुफा में जाती है। और गुफा में जाकर के वहां जब उसे मालूम चलता है कि उसके पति वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो वहां पर वो सती होने का प्रयास करती है, लेकिन उसे एक ब्राह्मण महिला ने उसे सती होने से रोक दिया। और क्योंकि उसके गर्भ में एक और जीव था, तो उसने पहले उस गुफा में उस छोटे से बालक को जन्म दिया। उसके बाद वो सती हुई और उस बालक का जन्म गुफा में होने के कारण उसे उसका नामकरण गुहा रखा गया, अर्थात गुहादित्य कहा गया। और वह बालक जो गुहादित्य के नाम से जाना गया, वही बालक ने गुहिल राजवंश की स्थापना की। ये गुहिल राजवंश वही राजवंश है जो मेवाड़ की धरा पर इसका बीज रोपा गया था। अब कई इसमें मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है कि जो गुहिल राजवंश है, हम सब जानते हैं कि गुहिल राजवंशों का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवान्वित रहा है और शौर्यपूर्ण रहा है। तो सभी जो भी इतिहासकार आए हैं तो अपने अपने अनुसार उनसे अपना संबंध बनाने की कोशिश की है। जैसे एक विदेशी इतिहासकार आया था, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, वो अपना मत देगा। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में था वो भी अपना मत देगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं, अबुल फजल क्या कहते हैं, श्यामल दास क्या कहता है ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है, गोपीनाथ शर्मा, मुणोत नैणसी, ये सभी विद्वान अलग अलग अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं मेवाड़ के राजवंश की। मेवाड़ के इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़, ठीक है। तो अगर हम इसके आदि पुरुष की बात करें कि कौन था इसका आदि पुरुष, तो आदि पुरुष की बात करें तो गुफा में जन्म हुआ किसका, गुहादित्य का। गुहादित्य, ये इसके क्या है, आदि पुरुष है। ठीक है। अब इस राजवंश को अलग अलग विद्वान, अपने अलग जो विद्वान आए हैं वो अपना अपना मत देते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अबुल फजल क्या कहता है, ये ईरान के जो नौसरा वंश है वहां से वो उससे अपना ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड कहता है वल्लभी, देखिए गुजरात में एक साम्राज्य था वल्लभी, है ना, वल्लभी साम्राज्य था। और यहाँ के राजा थे शीलादित्य। ठीक है। और इस शीलादित्य पर मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया था। किन्होंने आक्रमण किया, मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है। तो इनकी पत्नी थी पुष्पावती, वो वहां से पुष्पावती जो है वहां से वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए वहां से चली जाती है और गुफा में अपने बच्चे को जन्म देती है। तो ये अवधारणा किसकी, एक दो कि वल्लभी से थे, कर्नल जेम्स टॉड की थी। ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड, वल्लभी से इनका संबंध बताते कि वल्लभी से आए थे ये, कर्नल जेम्स टॉड। जानते हो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड के अलावा श्यामल दास भी इस मत से समर्थन देते हैं, श्यामल दास। ठीक है। श्यामल दास की एक किताब है, कविता एक, मतलब वीर विनोद, क्या नाम है, वीर विनोद। ठीक है, उसमें ये वल्लभी से अपना संबंध बताता है, मेवाड़ का। क्लियर। और इसके बाद अबुल फजल, अबुल फजल,
अबुल फजल जो है वो ईरान में जो नौशरा वंश है उससे अपना संबंध बताता है। इसका क्यों बता रहे हैं ये सब? क्योंकि ये वंश बहुत ही गौरवान्वित रहा है, शौर्य, पराक्रम, वीरता की कहानियां ये सुनाएगा बहुत। तो इसने इतिहास मतलब भारत के इतिहास को गौरवान्वित करने का मतलब एक अवसर दिया। तो जो भी आए वो इनसे अपना संबंध बनाने पर अपना गर्व महसूस करते हैं इस वजह से। ठीक है। इसके अलावा एक मत ये भी है कि एक मत ये भी है कि ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किनसे मानी जाती है? ब्राह्मणों से, कि भाई ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस मत का समर्थन कौन कौन करते हैं? उन इतिहासकारों का नाम क्या है? एक तो है डी आर भंडारकर। क्या नाम है? डी आर भंडारकर। ठीक है। डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और मुनोत नैन्सी। क्या नाम है? मुनोत नैन्सी। मेवाड़ राजवंश जो था ये सूर्यवंशी राजवंश था। क्या था? सूर्यवंशी राजवंश था। मेवाड़ का मतलब, मेवाड़ की बात करें आज वर्तमान में तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? ठीक है। देखिए उदयपुर, ठीक है ना। अभी तो वर्तमान में सलूम्बर भी इसी में आता था, सलूम्बर अलग से है लेकिन उसको जरूर नहीं। तो इसमें कौन कौन सी रियासत थी तो देखिए, है ना। मेवाड़ का मतलब था उदयपुर, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये सब किस में आते थे? मेवाड़ में आते थे। ठीक है। लेकिन इस मेवाड़ की कुछ अलग अलग रियासतें भी थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। एक और थी भीलवाड़ा के पास में, शाहपुरा। क्या नाम है? शाहपुरा। ये मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। मेवाड़ की जो प्राचीन जो नाम मिलते हैं, ठीक है ना, इसके नाम क्या मिलते हैं? इसको मेदपाट भी नाम मिलता है, ठीक है, प्रागवाट। और ये प्राचीन काल में शिवी जनपद यहीं पर ही था, ये शिवी जनपद यही था, ठीक है ना, शिवी जनपद। ठीक है। जब हम वैदिक काल को और इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे तो मैं जनपद समझाऊंगा जनपद होता क्या है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे कबीलाई समूह आए थे आर्य, फिर वो जनपद बने, फिर जनपदों से क्या बने? महाजनपद। और हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की। तो इसी समय राजस्थान में जो सीवी महाजनपद था, प्रागवाट, ठीक है, प्रागवाट, शिवी जनपद, मेदपाट, ये इन नामों से इस मेवाड़ राजवंश को जानते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए, सबसे प्राचीन जो आदि पुरुष की बात की तो वो कौन था? गुहादित्य। गुहादित्य। लेकिन अब हम उस राजा की बात, पुष्पामती, है ना। अब हम, नहीं, शिलादित्य, है ना, शिलादित्य। अब हम उस राजा की बात करने जा रहे हैं जो अपने मतलब मेवाड़ राजवंश सबसे पहले वहीं से ही गर्व करना, गौरवान्वित होना शुरू हो जाता है, जो मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मेवाड़ राजवंश का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक कौन हो सकता है बताओ? जिसका एक समय का भोजन 4 बकरे था। एक टाइम में 4 बकरे खाते थे ये। इनकी हाइट, लंबा चौड़ा, कद काठी के बहुत ही जबरदस्त थे ये, वपा रावल। एक समय 4 बकरे। सोचो आदमी भी एक बकरे के लिए कितने आदमी होते हैं अभी। तो मतलब
आप इनके खुराक से मालूम, मतलब इनके जो भोजन था उससे पता लगा सकते हैं कि ये किस, इनका शरीर कैसा होगा, कितना विशालकाय होगा। इनके गुरु थे, है ना, हरित ऋषि। क्या नाम है? ये इनके गुरु थे, और इन्हीं के गुरुकुल में ये रहते थे, बप्पा रावल जी जो थे, है ना। इनका वास्तविक नाम तो, वैसे बप्पा रावल जी का जो वास्तविक नाम है वो काल भोज मिलता है। क्या मिलता है? काल भोज। इनका रियल नाम तो ये है, क्या है? काल भोज। काल भोज का हो चाहे बप्पा रावल का, वो बात एक ही है। तो ये हरित ऋषि जी के जो आश्रम में अपना मतलब वहां रहते थे, तो उस समय इनका काम क्या होता है? गाय चराना, ऐसे, है ना। तो इनकी एक गाय थी। वो गाय जब शाम का समय होता है, तब दूध की बारी आती, तो वो गाय का दूध नहीं मिलता था। तो ऐसा मतलब बहुत सारे शिष्य थे, स्टूडेंट थे। बप्पा रावल जी थोड़े तेज चलाक, तेज तरार थे। तो हरित ऋषि जी ने थोड़ा संदेह किया उन पे कि क्या यार बप्पा, यार तो सारा दूध पी जाता है, बाकी और भी तो स्टूडेंट है अपने, है, सारा का सारा दूध पी गया। तो बोला कि सर, गुरुजी, क्या कोई एविडेंस है क्या आपके पास में कि मैं ही सारा दूध पी गया? लेकिन जब बप्पा रावल जी पर हरित ऋषि जी जो उनके गुरु थे उन्होंने संदेह किया, तो बप्पा रावल जी को फिर पूरा एविडेंस ढूंढने में लग गए। ऐसा एक दो तीन बार हो गया था, मतलब रोज उन पर संदेह हो जाता, और रोज वो गाय दूध नहीं देती थी, है ना। रोज वो गाय, तो बप्पा रावल जी ने पता लगाया कि यार आखिर दूध पीता कौन है ना। तो फिर जो बप्पा रावल जी मतलब उस गाय के ऊपर पूरे दिन मतलब गुप्तचर की तरह निगरानी रख रहे थे, ध्यान रख रहे थे। तो वो गाय एकदम मतलब उनका समय आया, वो कहीं जंगल में गई, और जंगल में जाकर के एक स्थान ऐसा था, वहां पर वो स्वयं दूध दे रही थी। ठीक है। तब बप्पा रावल जी ने हरित ऋषि जी को ये बात बताई, तो वहां पर थोड़ा मतलब देखा, है ना, उसका खुदाई की, तो वहां से शिवलिंग निकले, है ना, वहां से भगवान शिव निकले। तो फिर वहीं पर ही मतलब उन्होंने मतलब वहां पर वो, जब बप्पा रावल जी का जब समय आएगा, है ना, वहीं पर ही वो एकलिंग नाथ जी की मंदिर बनाएंगे। एकलिंग नाथ जी की उस जो भगवान शिव की जो मूर्ति है, वहां पर एकलिंग नाथ जी क्या बनाएंगे? मंदिर बनाएंगे, और अपना आराध्य स्वीकार करेंगे। और मेवाड़ राजवंश जो है वो एकलिंग नाथ जी को ही उनके उपासक है, उन्हीं की पूजा करते हैं वो। तो बप्पा रावल जी फिर बाद में उनके उन्हें कुछ आशीर्वाद दिया, है ना। तो फिर उन्होंने वो चित्तौड़ पर एक राजा था, उसमें मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य। 734 ईस्वी में, है ना, चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य। इसको परास्त करके चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया। ठीक है ना, चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया। और जो ये एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर बनाया, ये नागदा, है ना, नागदा था, इस नागदा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसे बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अब हरित ऋषि जी के जाने का समय हो गया था, मतलब इस धरती अलग लोक में जाने का समय हो गया था। तो हरित ऋषि जी ने कहा कि तुम में से मुझसे मिलने आना, मेरा जिस समय मैं जाऊं तब तुम उस समय आना। तो बप्पा रावल जी उनके पास गए, और उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊं तो मैं पीक करूंगा, मतलब थूकूंगा, तो उस थूक को आप ग्रहण कर लेना। तो जब बाबा हरित ऋषि जी जाने लगे, और जब उन्होंने थूका, पीक किया, है ना, तब बाबा रावल जी ने वैसे मुंह तो खोला था, लेकिन उनको बाद में क्या, जैसे आया तो उनको थोड़ी सूख आ गई, और उन्होंने अपना चेहरा हटा दिया, और वो थूक क्या उनके पाँव पे जाके गिर गया। तो हरित ऋषि जी ने कहा कि भाई हाँ, थूक कहाँ गिरा? तो बोले कि पाँव पे। कि अगर तेरे मुंह में गिरता तो अमर हो जाता, संसार में तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी तेरे पाँव पे गिरा, तो जहां जहां तेरा पाँव रहेगा वहां तक तेरा साम्राज्य हो जाएगा। और अब तेरा पाँव इस जगह है, काल के गर्भ में, मतलब फ्यूचर में, है ना, कभी भी इस साम्राज्य पर कोई अधिपत्य नहीं कर पाएगा। और आपको मालूम है कि आज दिन तक मतलब देश आजाद हो गया, तब तक मेवाड़ मेवाड़ रहा। और वो अगर मतलब उससे वो जा भी रहा था अपने हाथों में, लेकिन
महाराणा प्रताप, चावंड बिल्कुल छोटा सा एक साम्राज्य बन के रह जाता है, जंगल से भी वो अपना प्रशासनिक काम करते हुए वापस वो प्राप्त कर लेते हैं, चित्तौड़ और मांडरगढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कहानी भी हम जब महाराणा प्रताप की जब हम बात करेंगे तब वहां पर आएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई हरित ऋषि जी के आशीर्वाद से उन्होंने क्या किया, नागदा पर इन्होंने क्या किया, राजधानी बना दी और एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया। एकलिंग नाथ जी का क्या बनाया, मंदिर बनाया इन्होंने, एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया। ठीक है, और देखिए अब इनकी कुछ उपाधियां हैं वो भी देखते हैं। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ, हिंदुआ सूरज, राजगुरु, ठीक है, विप्र मतलब विद्वान। बप्पा रावल देखो अंतिम समय में, इसके इनकी बात सुन लीजिए, बप्पा रावल अंतिम समय में क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, और अपने पुत्र खुमाण को राजगद्दी देकर क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। खुमाण को अपना राजगद्दी दे देंगे और संन्यास धारण कर लेंगे। संन्यास धारण किया, उससे पहले इनके जीवन में इन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध भी लड़े हैं। यहां तक कि जो अरब आक्रमणकारी थे उस समय, है ना, जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको भी खदेड़ दिया इन्होंने। उन मुस्लिम आक्रांता को खदेड़ते 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 ठेठ गजनी तक पहुंच गए, और गजनी में वहां पर अफगानिस्तान का राजा था सलीम, उस सलीम को भी परास्त कर दिया और अपने भाणजे को वहां का राजा बनाया। और वहां पर एक शिविर भी लगाया, सैनिक शिविर, जो रावलपिंडी है। आज भी देखो रावलपिंडी जो बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, स्टेडियम बना हुआ है, वो बप्पा रावल का, बप्पा रावल ने वहां शिविर लगाया था। रावलपिंडी आज भी वहां बना हुआ है। तो बप्पा रावल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, राजा के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें हमें पूरी तरह से जानने की मतलब आवश्यकता है, ताकि इन्हें जानने के बाद में क्या होगा कि मेवाड़ की पृष्ठभूमि आपको मालूम हो जाएगी। मेवाड़ राजवंश की नींव आपको अगर है तो बप्पा रावल है। ठीक है, तो बप्पा रावल के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण जो बातें होगी वो हम प्रश्नों के माध्यम से बात कर लेंगे। बप्पा रावल पांचवें राजवंश के हैं। तो बप्पा रावल के जो है ना, पहला आप ये देखिए, बप्पा रावल जो है शीलादित्य के बाद पांचवा राजवंश है। ये आप ध्यान रखो बस केवल, कौन सा राजवंश है, पांचवा राजवंश है। इनकी जानकारी का स्रोत है सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख, सामोली अभिलेख इनकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उदयपुर में ही मिलता है। सामोली अभिलेख में मतलब शिलादित्य, पहले इनके शिलादित्य की जानकारी का उससे बप्पा रावल ने शिलादित्य, जो इनके मतलब जो सबसे पूर्वज थे ना, इनके प्रथम जो गुहादित्य के भी पिता थे ऐसा वल्लभी से, शिलादित्य के बारे में मालूम चलता है। जावर माता के बारे में उस समय खनन उद्योग भी होता था, ये भी मालूम चलता है उस सामोली अभिलेख से। और इसके अलावा जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना, वो भी मेवाड़ राजवंश के बारे में बोलते हैं कि गुहादित्य ने ही गुहिल राजवंश की शुरुआत की थी। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।